जय हिंद दोस्तों। 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वर्ष 2020 को बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के रूप में मना रहा है और इसके आने वाले वर्ष यानी 2021 को यूनेस्को ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और इस रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को और बेहतर ढंग से यादगार बनाने के लिए उसने शेख मुजीबुर रहमान के नाम से रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कृत करने के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार 2021 से शुरू किया जाएगा, यानी 2021 से ये पुरस्कार देना शुरू किया जाएगा और यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाएगा जिनके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। इस पुरस्कार में विजेता को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। वर्तमान में भी यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संगठनों के नाम पर 23 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहा है। जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कृत किया जाएगा, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में बेहतर और असाधारण काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए 23 और अन्य पुरस्कार यूनेस्को दे रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बांग्लादेश में इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जैसे भारत में महात्मा गांधी का दर्जा है, वैसे ही बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का भी दर्जा, उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके त्यागों और संघर्षों के कारण बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें बंग बंधु की उपाधि भी दी थी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मणिपुर के नीपू लैन दिवस के बारे में है। इस वर्ष का जो नुपी लैन दिवस है वो 81वां नुपी लैन दिवस होगा। यह दिवस उन महिलाओं की याद में मनाया जाता है, उन महिलाओं के बलिदान की याद में मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया था। याद रखिएगा कि मणिपुर की महिलाओं ने 1904 में और 1939 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था। 2 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध इस कारण लड़ा था क्योंकि मणिपुर के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के लोग, और दूसरा युद्ध जो 1939 में महिलाओं ने लड़ा था वो उसका कारण ये था कि राज्य के चावल निर्यात के कारण मणिपुर में अकाल जैसी स्थिति आ गई थी। इस कारण दूसरा युद्ध 1939 में महिलाओं ने मोर्चा संभाला था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। इन दोनों युद्धों को नुपी लैन के नाम से जाना जाता है और उन्हीं महिलाओं ने जो त्याग किया, अपने बलिदान दिए, तो उनके बलिदान को, उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए नुपी लैन दिवस मनाया जाता है। इम्फाल में मनाया गया और ये मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मनाया गया। इस बार का 81वां नुपी लैन दिवस था। मणिपुर में जितनी भी महिलाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना योगदान दिया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम रानी गाइडिंलियू का नाम आता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रानी गाइडिंलियू मणिपुर की सबसे महत्वपूर्ण महिला स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। मणिपुर के कुछ जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें मेजर पाओना ब्राजाबशी, हाइपो जदोनन, जिंगलेन शना, खुमोंग मेजर, लाइतो गबा जमादार, कीशा जमादार, ये लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे हैं। तो याद रखिएगा जो नुपी लैन दिवस मनाया जाता है वो मणिपुर में उन महिलाओं को याद करने के लिए, उन महिलाओं के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा रामानुजम पुरस्कार 2020 से संबंधित है। 2020 का जो रामानुजम पुरस्कार है वो एक विदेशी महिला ने जीता है, डॉक्टर कैरोलिना अरुजो ने। यह पुरस्कार पाने वाली यानी रामानुजम पुरस्कार पाने वाली वो पहली गैर भारतीय हैं और वो यह पुरस्कार उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने बीजगणितीय ज्यामिति में
उत्कृष्ट कार्य किया है। और कार्य क्या था कि उनका काम बायरेशनल ज्यामिति पर किया गया था। बायरेशनल ज्यामिति बीजगणितीय ज्यामिति की एक शाखा है। इस शाखा पर उन्होंने बेहतर और उत्कृष्ट कार्य किया। उस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें रामानुजम पुरस्कार 2020 दिया गया है। रामानुजम के बारे में सब लोग जानते हैं, भारत के एक महान गणितज्ञ थे। ये जो डॉक्टर कैरोलिना अरुजो हैं, वह इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक गणितज्ञ के रूप में कार्य कर रही हैं। कहां पर कार्य कर रही हैं? इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि रियो डी जेनेरियो में है। कैरोलिना अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ में गणित में महिलाओं के लिए जो समिति बनी है उसकी उपाध्यक्ष भी है। देखिए, जो युवाओं के लिए गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना 2005 में आईसीटीपी नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और आईएमयू के द्वारा की गई थी। इसमें $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो विकासशील देशों से आते हैं और गणित के क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और जैसा कि नाम में ही है कि युवा गणितज्ञों का जो प्रतिभागी है उसकी आयु 45 वर्ष से कम की होनी चाहिए, तभी ये पुरस्कार उसे दिया जाएगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आईसीटीपी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ यानी आईएमयू के सहयोग से इस पुरस्कार के लिए धनराशि देता है। यानी धनराशि 3 लोग देते हैं, भारत की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन, ये 3 लोग मिलकर के $15,000 की सहयोग राशि, पुरस्कार राशि देते हैं विजेता को। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का भारत सदस्य है केवल रामानुजम के कारण, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा ब्रेक डांसिंग से रिलेटेड है। ओलंपिक में, जो आने वाला ओलंपिक यानी 2024 में जो पेरिस में होगा ओलंपिक, उसमें ब्रेक डांसिंग को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है एक खेल के तौर पर। यानी कि 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस में, वहां पर इस खेल को देखा जा सकता है। ये है तो एक तरह का डांस ही, ये बगल में आप स्लाइड में देख सकते हैं, लेकिन इसे खेल के तौर पर शामिल किया गया और 2024 से ओलंपिक में ये देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना एक गैर लाभकारी स्वतंत्र खेल संगठन के रूप में हुई थी और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी की जाती है उसके बारे में है। 2020 की जो सबसे ताकतवर महिला है फोर्ब्स के अनुसार, वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। लगातार 10वें वर्ष भी ये पहले स्थान पर ही बनी हुई है। तीसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस के बारे में खूब चर्चा सुन चुके हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में इनका निर्वाचन हुआ है और इन्हें कल के ही करंट अफेयर में मैंने डिस्कस किया था कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ ईयर में जो बिडेन के साथ संयुक्त रूप से अपने मैगजीन के कवर पेज में जगह दी है। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान मिला है। लास्ट ईयर ये 34वें स्थान पर थी। और HCL कॉर्पोरेशन की जो CEO हैं वो रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें 55वां स्थान मिला है। और बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार शाह, इन्हें 68वां स्थान मिला है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक सेबी से रिलेटेड है। सेबी ने जो वर्तमान में वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है उसे रोकने के लिए कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CFID का गठन किया है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जांच और वित्त निगम, ये पर जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी प्रमोटर्स थे, उनके द्वारा जो धोखाधड़ी की जाती थी उनकी जांच ये अलग अलग करते थे। लेकिन अब CFID यानी कि कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना करके संयुक्त रूप से जांच करेंगे और इस जांच में वित्त के अतिरिक्त, वित्त के साथ साथ जो जमीन होंगी, गेस्ट हाउस होंगी या कंपनी के अन्य संसाधन होंगे, जो भी कैपिटल्स होंगे, वाहन वगैरह असेट्स, जितने भी असेट्स होंगे उन सभी की जांच को शामिल किया जाएगा CFID के अंतर्गत।
वर्तमान में सेबी के पास 20 विभाग है, उनमें से जैसे वित्त निगम है और EFD1, EFD2 ये प्रमुख विभाग हैं। सेबी की स्थापना 1988 में 1988 में की गई थी और 1992 में वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य हैं वर्तमान में, और अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है, और भारत ने संघाई सहयोग संगठन में जो राजनयिक काम कर रहे हैं उनके लिए एक मूवी सीरीज शुरू की है सिनेमा स्कोप के नाम से। इस मूवी सीरीज में फिल्म श्रृंखला में रूसी में डब की गई 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को हर महीने प्रदर्शित किया जाएगा, और ये 2023 तक ये प्रदर्शन चलेगा। कब तक चलेगा? जब SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक होगी तब तक जारी रहेगी। यानी ये मूवी का जो प्रदर्शन है, मूवी सीरीज का प्रदर्शन है, लगभग 24 से अधिक मूवी जिसमें शामिल हैं, इनका प्रदर्शन अभी से शुरू होगा और 2023 तक तब तक चलेगा जब काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की बैठक होगी। तब तक फिल्म 3 इडियट्स से इसका प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और ये सिनेमा स्कोप शुरू करने का उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच निकटता लाई जाए। अगले पॉइंट को, यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2021 में संघाई सहयोग संगठन संस्कृति वर्ष मनाएगा। इसे याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन 2021 में संघाई सहयोग संगठन संस्कृति वर्ष मनाने की तैयारी में है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन के बारे में चर्चा हो भी चुकी है, फिर देख लेते हैं कि 6 देशों ने 2001 में स्थापना की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हो गए। वर्तमान में इसमें 8 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। मुख्यालय बीजिंग में है, जो कि चीन में है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा चाबहार बंदरगाह से संबंधित है। ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान, इन तीनों ने ही मिलकर चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है और इसी पर पहली त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन करेंगे। और यह बैठक डिप्टी मंत्री स्तर पर होगी। देखिए, जो भी बैठकें होती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कई स्तरों पर होती है। एक तो होती है कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो देशों के प्रमुख होते हैं, फिर उनसे नीचे मंत्री स्तर पर, फिर उनसे नीचे जो अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो IR पे हम इन सभी को एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। कब कब ये बैठकें, इन बैठकों का उद्देश्य क्या होता है और किसी बैठक की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से सब लोग शामिल होते हैं कि हेड ऑफ स्टेट शामिल होंगे या मंत्री स्तर पर होगी या फिर ब्यूरोक्रेट्स स्तर पर होगी। तो ये जो त्रिपक्षीय बैठक होगी, ये डिप्टी मंत्री स्तर की होगी। इस बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के संसाधनों पर भी चर्चा की जाएगी। ये तीनों देश मिलकर, ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे संसाधन, कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे नए आर्थिक अवसर तीनों के लिए उपलब्ध हों। चाबहार बंदरगाह के बारे में देखिए, ये ओमान की खाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान, ये ईरान है, ईरान के दक्षिण पूर्व में ये चाबहार बंदरगाह स्थित है। और इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह, एक शाहिदी कलिंत्री और शाहिद बेहिशती, ये दोनों शामिल हैं। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पहले भारत ईरान से जुड़ने के लिए पाकिस्तान कनेक्टिविटी देता था, पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था ये जमीन के रास्ते से। लेकिन इस चाबहार बंदरगाह के बन जाने से भारत अब सीधे ईरान से जुड़ गया है और ईरान के साथ साथ ईरान के रास्ते मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और मजबूत बना सकता है बिना पाकिस्तान की मदद लिए हुए। यहाँ पर एक मैं गलत फैक्ट बोल गया था, उसे आप सुधार कर लीजिएगा। उसमें ये जो चाबहार बंदरगाह है, इसको ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर बनाया है, उज्बेकिस्तान नहीं। उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर बैठक हो रही है। भारत के लिए जान रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा अधिक है क्योंकि पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है भारत ने पूरी तरह ईरान से जुड़ने के लिए। ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों जैसे उज्बेकिस्तान वगैरह हो गए, इनसे जुड़ने में भारत को काफी मदद मिलेगी चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह से।
उज्बेकिस्तान के बारे में देखिए, उज्बेकिस्तान एक मध्य एशिया का राष्ट्र है। यहाँ देखिए ईरान, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान आता है। राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज्बेकिस्तानी शोम है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के द्वारा ये सीमाबद्ध है। उज्बेकिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति वो शवाकत मिर्जियोव हैं। ईरान की बात करें तो ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। ईरान यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईरान है, ये पश्चिमी एशिया में स्थित है और तेहरान इसकी राजधानी, जो कि सबसे बड़ा भी शहर है ईरान का। ईरान की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, आर्मेनिया से मिलती, अजरबैजान से, इराक से, पाकिस्तान से मिलती, तुर्की से मिलती है और तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। वर्तमान में हसन रूहानी इराक के प्रमुख हैं, मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी भी तरह की आप सहायता चाहते हैं तैयारी से जुड़ी हुई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।